नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और अमित शाह प्लानिंग तो अच्छी करते हैं, राजनीतिक बिसात बढ़िया बिछाते हैं, लेकिन आजकल इसको आप समय का फेर कहिए या फिर कुछ और, इन दोनों की प्लानिंग आजकल बार बार फेल हो रही है। मिसाल के तौर पर आप महाराष्ट्र देखिए। महाराष्ट्र में प्लानिंग तो ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना है, ठाकरे को गद्दी से उतारना है, अपनी सत्ता स्थापित करनी है और उस सत्ता को स्थापित करने के बाद वहीं से 2024 का शंखनाद करना है, फाइनल का शंखनाद करना है। थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, लेकिन आज की तारीख में अगर हम कहें तो शाह की प्लानिंग, मोदी की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई महाराष्ट्र में। क्योंकि हालात ये हैं कि फडणवीस और शिंदे का जो खेमा है उसमें भगदड़ है, हड़कंप है, विधायक भाग रहे हैं और नौबत ये आ गई है कि फडणवीस और शिंदे, या यूं कहें मोदी और शाह को राज ठाकरे से बात करनी पड़ रही है, या यूं कहें घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और उधर जिसको खत्म करने की प्लानिंग थी उद्धव ठाकरे की, वो एक नए किंग के तौर पर उभर कर सामने आए। जिस ठाकरे से बाला साहब को छीना जा रहा था, वही ठाकरे आज बाला साहब जैसा मजबूत खड़ा हुआ है। क्या उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैं। अब दोस्तों, मैं महाराष्ट्र की बात बार बार क्यों कर रहा हूं? बात इसलिए क्योंकि 2014 में और 2019 में मोदी जी ने इस स्टेट को स्वीप किया। दोनों बार 41 सीटें यहां से हासिल करी और वहीं से मुकुट पहना उन्होंने हिंदुस्तान का। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं सीटें हैं भारत में तो महाराष्ट्र में। लेकिन आज स्थिति यह है कि बावजूद सारी तिगड़म के, सारी जोड़तोड़ के, आज मोदी अगर कहीं सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में बीजेपी बेहद दबाव में। फडणवीस जैसा कार्ड फेल हो रहा है, जिसे कभी वंडर बॉय मोदी का कहा गया था। कार्ड फेल है पूरी तरह से। शिंदे के साथ जो भी गणित थी ध्वस्त हो चुकी है। और आज की तारीख में हालत तो यह है बीजेपी की कि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक बार हम देखेंगे कि इस वक्त बीजेपी कितने दबाव में है, और आज मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट से भी रूबरू कराऊंगा महाराष्ट्र की। हमारे साथ अनुराग चतुर्वेदी रहेंगे, 40 साल की पत्रकारिता और हथेली की तरह महाराष्ट्र को जानते, वो भी रहेंगे। लेकिन पहले, इतने प्रेशर में क्यों है मोदी, शाह, फडणवीस? अब ग्राउंड रिपोर्ट में आप नए नए खुलासे सुनेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सामने नहीं आई हैं वो भी आप सुनेंगे अनुराग चतुर्वेदी जी से। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम ये जान लें कि आखिर इतने दबाव में बीजेपी क्यों है। सबसे कमज़ोर विकेट पर अगर बीजेपी कहीं खेल रही है भारत में, हिंदुस्तान में, तो महाराष्ट्र है। सबसे बड़ा कारण, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, बीएमसी। अब ये बीएमसी का जो सवाल है, ये जैसे फडणवीस की नींद उड़ा रहा हो। शाह साहब को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि बीएमसी का चुनाव कराएं नहीं कराएं, कराएं तो हार गए तो महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र निकला तो मोदी जी की गद्दी निकल गई 2024 की। और ये जो दुविधा है गहराती चली जा रही है और बीएमसी चुनाव खरामा खरामा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। टोटली कंफ्यूज्ड बीजेपी। और इसका एक झलक आपने अंधेरी के इस उपचुनाव में देखी, अंधेरी ईस्ट के बाईपोल में, जहां बीजेपी ने पहले कैंडिडेट खड़ा किया और फिर वापस कर लिया। ये डर का आलम है इस वक्त भाजपा में। फडणवीस, जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि वंडर बॉय कहते थे 2014 में, और उनमें कुछ काबिलियत थी, लेकिन वो जो आदमी जो पीएम का ख्वाब देख रहा था, आज सीएम छोड़िए डिप्टी सीएम पर आ गया है। बार बार फडणवीस फेल हो रहे हैं और उस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि वाई फडणवीस फैक्टर जो है वो फ्लॉप हो रहा है। फडणवीस कार्ड फ्लॉप हो रहा है।
शिंदे, वो शिंदे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गुवाहाटी के होटल से कि मैं ये कर दूंगा, बाला साहब मेरे साथ हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अपने को ओरिजिनल बता रहे थे। आज हालत ये है कि जो विधायक वो तोड़ के लाए हैं उसमें से आधे उनके साथ रुकने को तैयार नहीं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं शिंदे। और जैसा कि हमारे एक साथी अशोक वानखेड़े कहते हैं कि वीआरएस पर है, एनी टाइम एनी मोमेंट बीजेपी पिंड छुड़ा सकती है शिंदे से। तो शिंदे साहब बहुत ही लोएस्ट एब में है अपने कैरियर के। सिर्फ एक उपलब्धि कि वो हमेशा के लिए उनसे कहा जाएगा कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। राज ठाकरे, और राज ठाकरे जिनकी राजनीतिक हैसियत अब ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उसको भी साथ लेने की कोशिश फडणवीस कर रहे हैं। कई मुलाकातें हुई हैं इधर, तो राज ठाकरे को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बीजेपी की ज़मीनी हकीकत महाराष्ट्र में आज की तारीख में। अब फडणवीस की अगर लोकप्रियता नीचे आ रही है और बाला साहब ठाकरे के पुत्र की लोकप्रियता बढ़ रही है, एक नए किंग के तौर पर ठाकरे उभर रहे हैं। और वो ठाकरे जिनको अमित शाह ने 1.5 महीने पहले कहा था कि ज़मीन दिखा देंगे, हैसियत बता देंगे, हम जान लेते हैं कि आखिर ठाकरे इस वक्त शरद पवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं महाराष्ट्र में। नंबर 1, मराठी सहानुभूति उनके साथ, वो जो सेंटिमेंट्स हैं मराठी, वो उनके साथ अक्रॉस महाराष्ट्र। आप कहीं भी जाइए और मैं अनुराग जी से सवाल करूंगा और आप उसका जवाब जरूर सुनिएगा कि ये जो सिंपैथी वेव है वो कितनी इंटेंस है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो फडणवीस भी समझ रहे हैं, अमित शाह भी समझ रहे हैं, मोदी भी समझ रहे हैं। दूसरा, पहली बार दलित और मुस्लिम भी साथ में हैं इस वक्त। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं अगर वोट बैंक देखें तो बहुत बड़ा विस्तार है। बाला साहब के जो समर्थक हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, भले उन पे जो भी टैग लगे, वो समर्थक उनसे नहीं हट रहा है। और दशहरा मेला में जो उन्होंने भाषण दिया और जो भीड़ थी स्वतः जो आई थी, वो उसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। पहली बार किसानों की तरफ जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में दिख रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। किसान भी अब उनको कहीं ना कहीं उनकी तरफ देख रहा है। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड है जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात है, और इसी से बीजेपी घबराई है। अब दोस्तों, वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की ही बात नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात होनी चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल भी आपको और इंतज़ार नहीं कराऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, ज़मीनी सच क्या है महाराष्ट्र का। सीधे चलते हैं अनुराग जी के पास। अनुराग जी, ये मैं देख रहा हूँ कि इधर बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि उद्धव ठाकरे तो खत्म हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे को तो ज़मीन दिखा दी गई है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर परेशान भी हैं, घबराहट भी है। लोग कहते हैं कि फडणवीस आजकल देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नींद नहीं आ रही। ये जो नींद नहीं आ रही है, इसका सबब क्या है? सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे। मुझे लगता है अभी भी भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे को ये लग रहा था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जैसा कि आप पहले भी अपने कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे का नाम है, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। और उसी ब्रांड के सहारे धीरे धीरे एकदम पस्त लस्त और ध्वस्त हो चुके उद्धव ठाकरे ने अपनी को फिर से शक्तिमान बनाया। और जो लग रहा था कि वो राजनीति में, मैं आपको सच कहूं, मुझे भी जब उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग छोड़ गए और उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा, तो ये लगा कि ये राजनीतिक रूप से काफी भोले भाले डैमेजिंग हो गया उनका। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दशहरा में जिस तरीके से एक भीड़ इकट्ठी की, जो भाषण किया, और दशहरा रैली जो थी जिसको कि मुंबई उच्च न्यायालय ने एक सहमति दी, उसके बाद में मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक उभार तेजी से शुरू हुआ, जो कि अंधेरी पूर्व के इलेक्शन में जहां ऋतुजा लटके निर्विरोध चुनी गई, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना उम्मीदवार खड़ा करके उसको वापसी ली, जबकि उनको काफी तंग किया गया। दीपक जी, ऐसा नहीं है कि ऋतुजा जी को कोई उन्होंने, लेकिन अनुराग जी, अब
ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जी। जिस तरह से सरेंडर कर दिया बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के आगे अंधेरी सीट को लेकर, और उससे पहले जो दशहरे की जो रैली थी उसमें उद्धव जिस तरह से गरजे और उन्होंने कहा कि मेरा नाम उद्धव ठाकरे नहीं है, मेरा नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये जो चीजें हुई उसके बाद खलबली तो बीजेपी में है, लेकिन मैं एक नई चीज देख रहा हूँ कि बीएमसी चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं। वो बीजेपी जिसके पास डबल इंजन की सरकार है, जिसके पास गोदी मीडिया है, अदालतें हैं, जिसके पास कारपोरेट ताकत है, सब कुछ है, वो बीएमसी चुनाव टालती चली जा रही है। ये जो डर है, ये क्या वजह है, इसका कारण क्या है, ये जो डर है? इस डर के दो तीन वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं है कि वो अकेले इन चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखें तो वो अकेले एक मुंबई में उतनी बड़ी पार्टी नहीं, उसके पास में केवल उत्तर भारतीयों का थोड़ा सा एक चंक है, एक बेस है, जिसके आधार पे वो चुनाव लड़ती है, गुजरातियों के आधार पे लड़ती है। तो जो प्रवासी हैं या जिनको आप मानिए कि जो मुंबई से बाहर आके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का वो बेस है। तो ऐसी स्थिति में उनको अभी भी आत्मविश्वास की कमी लग रही है और वो अपने पार्टनर्स, अपने सहयोगी खोज रहे हैं, अलायंस पार्टनर खोज रहे हैं, जो कि उन्होंने बड़ी सफलता से, मैं मानता हूं, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ बनाया है और वो राज ठाकरे पे भी काफी डोरे डाल रहे हैं। और आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, वो लोग सब एक तरीके से उद्धव राज ठाकरे के घर पे जाते हैं, जो कि शिवाजी मैदान के एकदम सामने है। तो ये मुझे एक अलायंस तीनों का मैं राज ठाकरे पे आऊंगा, उस अलायंस पर भी मैं बात करूंगा, जी लेकिन जी उससे पहले ये चर्चा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक वापसी करी, जैसे कोई मैच में वापसी करता है, जी इस वापसी के बाद जो एकनाथ शिंदे का जो कैंप है, जिसमें बागी शिवसेना विधायक गए थे, 40 विधायक गए थे, उसमें से तकरीबन 20-22 ऐसे विधायक हैं जो ना मंत्री बनाए गए, जिनके ना वादे पूरे हुए, जो ये समझते हैं कि उनको एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 22 विधायक जो हैं ये बीजेपी में जा सकते हैं, ये एकनाथ शिंदे को छोड़ सकते हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी उद्धव ठाकरे से भी बातचीत हो रही, उस कैंप से भी बातचीत हो रही। तो क्या हम ये माने कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, एकनाथ शिंदे अब वो ताकत नहीं रहे, वो एक नाम के मुख्यमंत्री हैं, और जो उनके साथी हैं जो वो बारात लेके आए थे, उस बारात में भी अब दो फाड़ हो चुके हैं? ये कयास कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो राजनीतिक उम्र है वो मैं ज्यादा 5-6 महीने से ज्यादा नहीं मानता हूँ, और वो एक अतीत जीवी पुरुष हो जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी अब स्मृति में पूर्व मुख्यमंत्री होना ही लिखा है। लेकिन मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऐसी नौविस पार्टी नहीं मानता कि वो अभी उसको इतनी जल्दी उनको डंप कर देंगे। मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अभी भी एक थोड़ा समय देंगे, और जो लोग बाग जो बेचैनी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर एकनाथ शिंदे के या बागी शिव सैनिक अगर शामिल हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से आप मानिए कि वो राजनीतिक रूप से असुरक्षित लोग थे, और वो एक सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की छत के नीचे आकर अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर 10th शेड्यूल के अंतर्गत अपनी पार्टी को मर्ज करा लेते थे तो कई समस्याएं हल हो जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को ध्वस्त करना चाहती थी, उनका जो राजनीतिक दबदबा था उसको कमजोर करना चाहती थी। कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जिस वक्त वो बिस्तर में थे, अस्पताल में थे, उनकी सर्जरी हो जी रही थी उद्धव ठाकरे की, और जी उद्धव ठाकरे बहुत मतलब आप कह सकते हैं अपने जीवन के एक बहुत ऐसे दौर से गुजर रहे थे जो कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने, और हाँ उस वक्त उनके पीठ पर खंजर भोंका गया, पीठ पे छुरी चली, एकनाथ शिंदे ने चलाई, जो आदित्य ठाकरे बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक जिसको आदित्य ठाकरे गद्दारी कहते हैं, और उद्धव भी मानते हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई। इस गद्दारी के बाद जब शिवसेना टूटी, उनसे पार्टी का
चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, बाला साहब को छीनने की कोशिश की गई, दफ्तर छीनने की कोशिश की, कुर्सी से उतार दिया, फप्तियां कसी गई और पार्टी को तोड़ दिया पूरी तरह से। महाराष्ट्र में लोगों का फीडबैक इस घटनाक्रम के बाद क्या है, जो आपकी बातचीत होती है अलग अलग जगहों पर जाके महाराष्ट्र में? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को न केवल मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र में भी फिर से एक सहानुभूति प्राप्त हो रही है और ये सहानुभूति जो है वो काफी उनके राजनीतिक वजन को बढ़ाने वाली है और उनको काफी डिविडेंड देने वाली है। और वो पहली बार अभी दशहरा रैली के बाद में औरंगाबाद जब गए थे तो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, क्योंकि शिवसेना जो थी वो अभी तक शहरी मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन किसानी के, पिछड़ों के, ये अगर मुद्दे उन्होंने उठाने शुरू किए तो इसका मतलब है कि अब उनकी भाषा राजनीतिक हो गई है और वो एक 1-to-1 उनसे फाइट करने को तैयार हो रहा है बीजेपी से। जी। और क्या हम ये माने कि नुकसान जो है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ वो देवेंद्र फडणवीस का हुआ? कहाँ पीएम के ख्वाब देख रहे थे, कहाँ सीएम से डिप्टी सीएम बन गए। उनका मुझे लगता है कि वजन जो है, राजनीतिक वजन काफी घट गया और वो एक प्रशासन के हिसाब से भी ज्यादातर नौकरशाह और ये देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की पद को, वो की गरिमा को जिस तरीके से घटा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं और जो मीटिंग्स भी होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें वो अपने प्रवीण परदेसी नामक एक आईएएस ऑफिसर को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो फडणवीस की बात कर रहे हैं आप? फडणवीस की मैं बात कर रहा हूँ। फडणवीस एक तरीके से अवैध रूप से मुख्यमंत्री की ही गद्दी को संभाल रहे हैं, जो कि राजनीतिक रूप से जो ये प्रयोग कहीं पे हुआ नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर आप राजनीतिक मान्यताओं को, ये प्रशासनिक मान्यताओं को तोड़ मोड़ देंगे तो इसके बारे में फिर कानूनी मुद्दे भी उठेंगे और अगर आप एक कमजोर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो महाराष्ट्र भी कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी जो मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक अलायंस पार्टनरशिप में काफी उथल पुथल चाहते हैं, तो उससे उनकी बदनामी ही। अब दोस्तों, अनुराग जी जो बता रहे थे ये सही बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा घबराई हुई है, उसके नेता घबराए हुए हैं और अगर हिमाचल और गुजरात इसके चुनाव में बीजेपी को मन माफिक अगर नतीजे नहीं देखने को मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर बीएमसी चुनाव और टलेगा और महाराष्ट्र की जो क्राइसिस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी वो और गहराती चली जाएगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आखिर में कि हार कर भी जो बाजी जीत जाए, हार कर भी जो बाजी जीत जाए, आज की तारीख में महाराष्ट्र में उसे उद्धव ठाकरे कहते हैं। क्या उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे। अब अगर हिंदुस्तान की सियासत में आपकी दिलचस्पी है और दिलचस्पी इस बात की है कि क्या बादशाह तीसरी बार शपथ लेगा कि नहीं, अगर ऐसे सवाल कहीं ना कहीं आपको उलझाए रखते हैं या आप उनके जवाब चाहते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र की सियासत, राजनीति पर भी ज़रूर फोकस करिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेट, 48 सीट्स यूपी के बाद सबसे ज़्यादा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि महाराष्ट्र का जो भी डेवलपमेंट हो मैं अपडेट आपको करता रहूं और वहां भी दांव पेच और होंगे, इसलिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और हिमाचल और गुजरात, उस पर भी नज़र है आप लोगों के लिए, वहाँ क्या हो रहा है उस पर भी मैं आपको कोई ना कोई वीडियो जल्दी से जल्द बना के दूंगा। तो आज बस इतना ही। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स ज़रूर लिख कर भेजिए, आइडियाज़ भेजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगा, जवाब भी दूँगा, कोशिश करूँगा सबको जवाब देने की। और आखिर में जो मैं कहता हूँ, बेल आइकॉन को आप ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आज की बात थी, आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।